नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। वैसे तो बहुत सारी घटनाक्रम और न्यूज़ हैं, जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं। चुनाव का माहौल है तो इसमें ये सब यानी जो फ्लो है खबरों का, घटनाओं का, बयानों का, विवादों का, तर्क-वितर्क, कुतर्क का, वो तो बिल्कुल एकदम चरम पर है और उसमें कोई कमी भी नहीं है, किसी भी तरफ से कमी नहीं है। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम खास तौर से चर्चा करने वाले हैं, वो ये है कि साहब झूठ की और जो नीचे गिरने की एक सीमा होती है, एक पराकाष्ठा होती है, निकृष्टतम स्तर होता है, क्या हम 2024 के इस लोकसभा चुनाव में वो भी देखेंगे? क्योंकि जिस तरह की टैक्टिस अपनाई जा रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ, उनको लेकर के अब सवाल खड़े होने लगे हैं और ये तो अकल्पनीय है कि जो पब्लिक डोमेन में बयान हैं ऑलरेडी और जिनके बारे में हम, आप और बहुत बड़ा वर्ग जानता है कि किसके किस मुद्दे पर क्या विचार हैं, उन विचारों को भी अगर एडिट कर दिया जाए, ऐसे वीडियो को भी एडिट करके अगर कुछ का कुछ दिखा दिया जाए, यानी कहा कुछ गया है और उसको अलग तरीके से वायरल कर दिया जाए, केवल राजनीतिक नुकसान करने के लिए, तो सवाल खड़े होते हैं कि ये जो डीप फेक की बात चल रही है, एडिटिंग करके कुछ का कुछ परोसने और लोगों को बदनाम करने और राजनीतिक फ़ायदा उठाने की जो चर्चाएँ चल रही हैं, इन पर अंकुश लगाने का समय आखिर कब आएगा? और ऐसे लोगों को जो इस तरह की चीज़ों में लगे हुए हैं, अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने आईटी सेल बना दिए हैं, उन आईटी सेल का क्या काम है, इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। पर कहीं तो इसकी परिणति जो हमारी डेमोक्रेसी है, उसको कहीं और विद्रूप ना कर दे, इसलिए कहीं तो इसको रोकना पड़ेगा ना। तो इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके जाने-पहचाने अनुपम मिश्रा जी और अनुपम जी को जोड़ करके हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, आपकी स्क्रीन जो है वो, हाँ, अब ठीक है। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार सर। देखिए, आज चूँकि गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान को तोड़-मरोड़ करके प्रसारित किया गया है और वो बयान भी मैं आपको सुनवा दूँ, ये पब्लिक डोमेन में है इस समय। सुन लेते हैं, इसके बाद मैं इस पर आगे चर्चा करता हूँ। पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये तो वो अंश है जो एडिट कर दिया गया और इससे ऐसा लगता है, और एडिटिंग भी इसकी बहुत भद्दे तरीके से की गई है, क्योंकि जिस तरीके से वो बोल रहे हैं वो फ्लो टूट रहा है और फ्रेम भी आप अगर देखेंगे तो फ्रेम भी कुछ का कुछ शो कर रहा है, यानी कंटिन्यूटी नहीं है। जो असली वीडियो है वो ये है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये एक्चुअल में उन्होंने कहा था, लेकिन इसमें से मुस्लिम रिजर्वेशन तो काट दिया गया, एससी, एसटी, ओबीसी जोड़ दिया गया। अनुपम जी, ये जो खेल चल रहा है और इसमें मैंने आपका भी ट्वीट देखा है जिसमें आपने कहा है कि ऐसा लगता है कि इसका ओरिजिन जो है वो तेलंगाना
तेलंगाना कांग्रेस ही है, वहीं से शायद ये वायरल किया गया है, लीक किया गया है और इसीलिए दिल्ली पुलिस तेलंगाना पहुँच चुकी है, हैदराबाद पहुँच चुकी है और वहाँ के मुख्यमंत्री को भी समन जारी कर दिया, नोटिस इश्यू कर दिया कि वो अपने मोबाइल फ़ोन के साथ, डिवाइस के साथ दिल्ली पधारें 1 मई को। तो ये जो झगड़ा शुरू हो गया है एक तरीके से, कहाँ जाकर के रुकेगा ये और कैसे रुकेगा? देखें साहब, टेक्नोलॉजी का युग है। डीप फेक तो अब पुरानी चीज हो गई, अब तो आ गया है। डीप फेक में तो सिर्फ किसी के मुंह से कुछ कहलवा देते थे, अब तो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। अब तो आप मतलब एक आदमी जो अब दुनिया में भी नहीं है उसकी पूरी एक फिल्म बना सकते हैं और उससे कुछ भी कहलवा सकते हैं और कुछ भी करा सकते हैं। ये बड़ी एक खतरनाक चीज आ गई। आप किसी पे कुछ भी आरोप लगा सकते हैं और इसका एक फ्लिप साइड भी है साहब। कल कोई आदमी कुछ करता पकड़ा जाता है तो वो कह देता मैं हूं ही नहीं, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब इसका एक बचाव के उसमें भी आ गया। फिर जैसा कि भी आप जिक्र करते थे आईटी सेल का, राहुल गांधी का आलू से सोना बनाने वाला जो एक वीडियो था, वो आईटी सेल का एक काम था जिसने खूब चला खूब चला खूब चला। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत देखिए तब आती है, एक चीज हो गई आईटी सेल के द्वारा करना और एक चीज हो गई कि फर्ज करें कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद ही इसको करने लगे। आप ये जो वीडियो है ये मुख्यमंत्री के हैंडल से जाकर मतलब आप देखिए रिट्वीट हुआ, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसको अपने हैंडल से इसको शेयर किया। ये प्रॉब्लम वाली बात है। और पुलिस को जो इसका उद्गम स्थल मिला है, जो ओरिजिनेशन मिला है, जो ये कहा कि साहब ये तेलंगाना, चूंकि ये रैली भी तेलंगाना की है, आप इसको समझिए, तो ये माना गया कि साहब ये तेलंगाना कांग्रेस का आदि वर्ग के वहीं की शुरुआत हुई, इसलिए पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस पहुंचाने का मकसद ये नहीं था ओंकार जी कि तुम जाके रेवंत रेड्डी को पकड़ लाओ। मुकदमा करना, एफआईआर करना, समन जारी करना मुख्यमंत्री को, देखो उसके एक पर्पस था कि जब मुख्यमंत्री को समन जारी होगा तब बड़ी न्यूज बनेगी और जब बड़ी न्यूज बनेगी तब लोगों को मालूम चलेगा कि ये वीडियो फर्जी है। चुनाव के बीच में और जब आपका आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ हो, उसमें आप किसी के मुंह से कहलवा दें, गृह मंत्री के मुंह से कहलवा दें हम आरक्षण खत्म कर देंगे, तो बड़ी अजीब सी बात हो गई ना, बहुत ही अजीब। लेकिन बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकती ओंकार जी। अगर आईटी सेल कर रहा है तो गड़बड़ है, डीप फेक कर रहा है तो गड़बड़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है तो गड़बड़ है, पार्टी के हैंडल से जारी हो रहा है तो और गड़बड़ है, बड़े पदाधिकारियों से जारी हो रहा है और गड़बड़ है, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग मुख्यमंत्री के पद से जारी हो रहा है तो बहुत गड़बड़ है। लेकिन बात तो इससे कहीं आगे जाती है, कहीं आगे जाती है। आपको याद होगा कि जिस जमाने में वो जंगलों में स्मगलिंग रोकने के लिए कानून बनाए जा रहे थे, तो राहुल गांधी घूम के कह रहे थे कि मोदी जी ने कानून बनाया है कि आदिवासियों को बिना पूछे गोली मार दी जाए। हिंसा हो गई, 2 लोग मारे गए उसमें। उन 2 लोगों के खून का जवाब कौन देगा? उन 2 महिलाओं के मंगलसूत्र कौन लौटाएगा? आपने कभी क्या थी? अच्छा, अब जैसे यही है कि आरक्षण समाप्त कर देंगे, अब सोच के देखिए, अभी इस पे बवाल हो जाए, तमाशा हो जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़फोड़ होने लगे, पुलिस फायरिंग में लोग मारे जाएं, कोई जिम्मेदारी नहीं। देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है ओंकार जी, रूल इट और रूइन इट, या हम राज करेंगे या हम बर्बाद कर देंगे। राहुल गांधी जमाने से कह रहे हैं पूरे देश में पेट्रोल छिड़का हुआ है, बस दिया सलाई दिखाने की देर है। दिया सलाई वो घूम घूम के देश के हर क्षेत्र में दिखा रहे हैं। एक झूठ होता है, 2 झूठ होते हैं। आपने तो हर मुद्दे पर झूठ बोला और हर मुद्दे पे जब आपको समन किया गया अदालत में, आपने माफी मांग लिया। जिस आरएसएस का राम का आप इतना ताना देते हैं, इसी आरएसएस के मुद्दे पे आप माफी मांग चुके। आपने आरएसएस को गांधी की हत्या में लिप्त बता दिया था, फिर माफी मांग। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत में, इंडिया में बिजनेस क्लास कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ता, वरना जिस दिन अडानी अंबानी मन बना लें इनको, पसीने छूट जाएंगे आपके साथ। केजरीवाल तो इस फन के माहिर हैं।
उनका बड़ा स्टेट है। देखिए इन्होंने ये राहुल गांधी के पास कुछ भी ओरिजिनल नहीं, कुछ भी ओरिजिनल नहीं। अब ये फन इन्होंने केजरीवाल से उठा लिया। चुनाव के पहले आए मैं शायद एकदम झूठ बोल दो, मुकदमा होगा, होते होते क्या होगा कि सब चुनाव बीत जाएगा, नतीजे आ जाएंगे, जो फर्क पड़ना है चुनाव में पड़ जाएगा, उसके बाद जाके कोर्ट में माफी मांग लो। शायद ही कोई नेता बचा हो जिससे केजरीवाल ने माफी ना मांगी और उनकी पूरी टीम ने, पूरी कैबिनेट ने माफी ना मांगी। 2-3 बार तो आपने देखा कि वो साहब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सबको ले जाके माफी मांग। अच्छा चलिए, वो तो चलो पॉलिटिशियन है। राजदीप सरदेसाई को देखिए, कितने बड़े पत्रकार है, वो जाके कोर्ट में क्या माफीनामा दे रहे हैं कि साहब वो जो सोहराबुद्दीन वाली कौन सी एक स्टोरी थी, वो पूरी तरह से हमारे मनगढ़ंत थी, मेरे दिमाग की थी, उसमें कुछ था ही नहीं। मेरे एकदम फर्जी स्टोरी पे आपने नरेंद्र मोदी का सालों साल ट्रायल करा दिया, अमित शाह का ट्रायल करा दिया। अच्छा एक बात जो मेरी समझ में नहीं आती, डिफेमेशन 2 तरह का होता है ओमकार जी। एक होता है सिविल डिफेमेशन, होता है क्रिमिनल डिफेमेशन। क्रिमिनल डिफेमेशन में सजा होती है। सरकार कब चेतेगी, कब इनको माफी मांगने पे छोड़ती रहेगी, कब तक छोड़ती रहेगी? आज मैं देख रहा था कि राजदीप सरदेसाई ने कहा कि साहब, अब देखिए बहुत ध्यान से सुने, राजदीप सरदेसाई ने आज ट्वीट किया कि साहब अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा तो बाद में पलट गए थे, झूठ बोल दिया था। अटल जी जिंदा नहीं इस बात का जवाब देने के लिए। ये आपने किसके हवाले से कहा? उनके कोई मीडिया एडवाइजर थे, उनके हवाले से कहा। ये बात छापी किसने? राजदीप सरदेसाई की पत्नी ने, जो कि इस समय टीएमसी की सांसद है। आप सोचिए, लेकिन मैं बताऊं आपको, अटल जी का चरित्र हनन हो कहां से रहा है? हाँ, अटल जी ने रजत शर्मा की आपकी नहीं, कई बार अदालत उन्होंने में, कई बार मना हाँ, किया, कई बार मना किया। उन्होंने कहा कि मैंने दुर्गा नहीं कहा। नहीं 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 नहीं, राजदीप ने कुछ और कहा है। आज उन्होंने कहा कि अटल ने झूठ बोला, और अटल ने झूठ बोला आप तब कह रहे हो जब अटल है नहीं। और किसके हवाले से कह रहे हो? उनके मीडिया सलाहकार से। और उनके मीडिया सलाहकार को छापा किसने है? राजदीप की पत्नी ने, एक किताब लिख के, जो कि टीएमसी ममता बनर्जी की सांसद है। आप सोचें इसको, आप सोचें इसको कि टीएमसी की एक सांसद कहती है कि अटल बिहारी की मीडिया सलाहकार ने कहा कि अटल जी झूठे थे और अटल जी जिंदा नहीं, और आप उसको इशू बना रहे हैं। वो मथाई की 2-2 किताबें जवाहरलाल नेहरू पे लिखी रखी, जवाहरलाल नेहरू के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। पढ़िए आप, तो दिमाग सही हो जाएगा। तो एकदम नहीं, एक बार अटल जी ने ये कहा था कि पुपुल जयकर जब जीवनी लिख रही थी इंदिरा गांधी की, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपने पार्लियामेंट में इस तरह की बात कही थी? तो अटल जी ने कहा कि पार्लियामेंट का तो पूरा रिकॉर्ड होता है भाई, जा करके चेक कर लो, कहीं नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा, ये सब ऐसे ही उड़ाया गया है। तो इतना कहने के बावजूद, स्पष्टीकरण के बावजूद, पुपुल जयकर ने अपने इस किस्से का जिक्र भी किया साहब खुद ही। पुपुल जयकर से बड़ा कौन कांग्रेसी था? लेकिन राजदीप की पत्नी कह रही हैं, एक ऐसे आदमी के हवाले से कह रही हैं, और उस आदमी के बारे में कह रहे हैं जो इस दुनिया में अपना बचाव करने के लिए मौजूद नहीं। पत्रकार हो, पॉलिटिशियन हो, देखिए 2014 के बाद कारण समझिए, जब तक एक उम्मीद रहती है कि हम जीत जाएंगे, तब तक आदमी राजनीति करता है। जब उनको लगता है यार सब कुछ कर लिया, जीत ही नहीं रहे, तो फिर वो एकदम, जिसे कहना चाहिए वहशीपन पे, ये राजनीति नहीं है साहब, ये वहशीपन है। आप सोच कर बताएं, इस बयान को लेकर अभी बवाल हो जाए, आग लग जाए, जिस तरह राहुल गांधी के वो आदिवासियों के बारे में दिए गए बयान पे इतना ज्यादा बवाल हुआ कि 2 लोग मर गए। कोई जान की कीमत ही नहीं। मैं बार बार कहता हूँ 1984 में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह वाइप आउट हो गई थी, अटल बिहारी जैसे लोग भी खत्म हो गए थे। क्या उन्होंने कोई ऐसी राष्ट्र विरोधी बात की? 2004 में इंडिया शाइनिंग का नारा देकर अटल बिहारी का कैरियर खत्म हो गया। क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा? 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी का कैरियर खत्म हो गया। क्या उन्होंने ऐसी कोई बात कही? आप तो सब एकदम, देश में लिटरली कुछ नहीं होता तो आप नॉर्थ साउथ का झगड़ा कराने लगते हैं। आप क्या सांसद खड़ा होकर कहता है, आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपने डिप्टी सीएम शिव कुमार का सगा भाई, वो कहता है कि साहब साउथ इंडिया को काट के अलग राष्ट्र बना दो।
आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का लड़का प्रियांक खड़गे, जो कि आपकी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है, वो कहता है हिंदुओं को समाप्त कर दो, हिंदू धर्म को समाप्त कर दो। क्या बोल रहे हो यार, क्या हो गया? अनुपम जी, आज एक घटना और हुई है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी, उनके भतीजे हैं, संभवतः बेटे हैं, जिन पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। उनकी सैकड़ों हजारों क्लिप जो हैं वो बरामद हुई हैं और उन पर महिलाओं के साथ यौनाचार का आरोप है। विदेश भाग गए हैं। उसको लेकर के एक नई तरह की चर्चा देश में शुरू हुई है और ये कहा जा रहा है कि, और ख़ास तौर से कांग्रेस के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के निशाने पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पता था कि ये कैसा आदमी है, इसके बावजूद उसके लिए प्रधानमंत्री ने वोट मांगे। निश्चित रूप से ऐसे कोई भी व्यक्ति हो, उनको कानून के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। जो अधिकतम सजा है वो दी जानी चाहिए, लेकिन कोई भी इस तरह की घटना अचानक सामने आए और आपके निशाने पर एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा प्रधानमंत्री हो जिसका नेतृत्व प्रामाणिक रहा हो, जिसका चरित्र उच्च कोटि का रहा हो और जो बच्चियों को, महिलाओं को इतना सम्मान देता हो, उसका एक छोटा सा वीडियो आज का ही है, वो मैं दिखाता हूं आपको। जरा एसपी जी वाले, ये बच्ची एक तस्वीर लेके आई है, कब से खड़ी रही है, उसकी तस्वीर ले लीजिए। बेटा प्लीज राइट डाउन योर नेम एंड एड्रेस। मैं आपको चिट्ठी जरूर भेजूंगा। अरे बाबा, थैंक यू। क्या हमारी राजनीति का स्तर इतना नीचे चला जाएगा, नीचता की पराकाष्ठा हम पार करेंगे कि आप किसी पर कुछ भी आरोप लगाएंगे, आप प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ेंगे और अपना राजनीतिक स्कोर करने के लिए उन पर भी सवाल खड़े करना शुरू कर देंगे? ओंकार जी, इसका भी जवाब बड़ा साफ है। आपको मालूम ये बात शुरू किसने की कि प्रधानमंत्री को ये बात मालूम? ये भी राजदीप सरदेसाई ने आज ट्वीट किया। उन्हें कहा, उनको बताया गया था कि साहब आदमी ऐसा, पर वो माने। अब देखिए, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं मेरे स्रोत मुझे बताते हैं। अब जाइए ढूंढते रहिए उनके स्रोत, पकड़ गए आप उनको, अभी डिफेमेशन में अंदर कर दीजिए, वो बता देंगे, फिर दोबारा माफी मांग लेंगे। देखिए, जहां तक देवगौड़ा के पोते का सवाल है, ट्विटर पे पूरा देखिए, जिस जमाने की वीडियो, जिस जमाने की घटनाएं, तब तक ये लोग तो कांग्रेस के साथ ही थे, कांग्रेस के बनाए हुए मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के बनाए हुए मुख्यमंत्री के साथ। सिद्धारमैया की आप देखिए अपील देखिए कि साहब उभरते हुए नेता है और प्रदेश के सबसे प्रतिभाशाली नेता है। बात देखिए ना कि ठीक है, इस समय वो भाजपा के साथ गठबंधन में है, उनके पिताजी और उनके दादाजी, लेकिन आप सोच के देखिए, खुदा न खास्ता इस समय उनका अगर भाजपा से गठबंधन नहीं होता और कांग्रेस से गठबंधन होता, तब क्या होता ओंकार जी? तब तो ये होता आरोप ही फर्जी है, औरतें झूठ बोल रही हैं। आज देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात पूछी है ममता बनर्जी की सरकार से। उन्होंने कहा साहब आप सीबीआई इंक्वायरी रुकवाने चली गई संदेश खाली में। आप ये बताइए कि प्राइवेट लोगों के खिलाफ मुकदमा है, उसके लिए सरकार क्यों चली आई? उनको बचाने के लिए आप इतनी आतुर क्यों हैं जिनको पर बलात्कार के आरोप? आपको कोई आदमी, एक आदमी ये कहता सुनाई पड़ रहा है कि ममता बनर्जी बलात्कारियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई? कोई एक आदमी आपको, आज की बात है, कोई एक कहता सुनाई पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आपकी सरकार बलात्कारियों को बचाने के लिए कोर्ट क्यों आई है? उनको आने दीजिए अगर उन्हें कोई दिक्कत है। शाहजहां शेख को कोई दिक्कत है वो आए ना,
ममता बनर्जी क्यों कही है कि शाहजहां शेख को छोड़ो? सोचिए, शर्म करें। एक ऐसा तो है नहीं कि अगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है तो बीजेपी उसको डिफेंड कर रही है। यहां तो आप बलात्कारियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट कर दिया आपके ऊपर। आज मैं मनु सिंघवी का बयान सुन रहा था, वो फर्जी नियुक्ति वाले मामले में। कहते हैं माय लॉर्ड 25,000 24,000 लोगों में गड़बड़ी नहीं हुई, केवल 8-10 हजार लोगों की चोरी हुई, 8-10 हजार लोगों से पैसा लिया। कमाल यार, कुछ शर्म आती है कि साहब 24,000 से पैसा नहीं लिया, केवल 10,000 से पैसा लिया, 8,000 से पैसा लिया। अरबों खरबों रुपए के साथ आपके लोग पकड़े जा रहे हैं, आपके मिनिस्टर्स पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। सोने के मतलब सोने की ब्रिक्स पकड़े जा रहे हैं। भाई क्या हो गया है? एक बात मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी शख्स देवगौड़ा के पोते का बचाव करेगा। इसका एक कारण है, सिर्फ एक कारण ओंकार जी, उसका बचाव इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके बाप और उसके दादा की पार्टी भाजपा से जुड़ी है। आज अगर ये कांग्रेस से जुड़े होते तो आधा देश इनका बचाव कर रहा होता और कह रहा होता औरतें ही झूठी। आप म्यूट हैं ओंकार जी। जी जी, एक घटना और हुई है। सुनीता केजरीवाल मिलने जा रही थी जेल में अपने पति से। उसके बारे में सूचना मिली कि साहब वो नहीं मिल पाएंगी क्योंकि ऑलरेडी जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से आतिशी मार लेना मिल रही हैं और कल पंजाब के चीफ मिनिस्टर मिलेंगे। उसको लेकर के जरा देखिए किस भाषा में ट्वीट किया गया है। इसमें कहा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तानाशाह ने फिर पार की बेशर्मी की सारी हदें। बीजेपी के जेल प्रशासन ने रद्द की सुनीता केजरीवाल जी की अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात। जेल में अरविंद केजरीवाल के साथ किया जा रहा आतंकवादियों जैसा व्यवहार। क्या अब एक पत्नी अपने पति से भी नहीं मिल सकती? एक तो ये ट्वीट है साहब, इनके ट्विटर हैंडल से है। एक जो ये कर्नाटक वाला मसला हुआ है, इसको लेकर के इन्हीं के ट्विटर हैंडल पर ही एक ट्वीट किया गया। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र लगाया गया, इंटेंसली लगाया गया। और क्या क्या इसमें है? भाजपा का बलात्कारी चरित्र, और इसमें प्रधानमंत्री का फोटो लगाना और कुछ घटनाओं का उल्लेख करना अलग अलग राज्यों में जो हुई हैं, देहरादून, यूपी, कोई सेक्स रैकेट कहाँ का है, कच्छ का है या कहाँ का है। ये जो चरित्र हनन की पराकाष्ठा हो रही है और सीधे प्रधानमंत्री पर एक तरीके से ये आक्रमण अब शुरू किए हैं इन लोगों ने, अब नहीं किए, बहुत समय से जारी है। और मैं तो ये भी कई बार सोचता हूँ कि अगर ये प्रधानमंत्री को मनोरोगी ना बताते, कायर ना बताते, विधानसभा में खड़े होकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर ना चिल्लाते, ये कौन होता है, दिल्ली के मालिक तो हम हैं, और बदजुबानी के सारे रिकॉर्ड स्थापित ना करते, तो संभवतः अरविंद केजरीवाल की आज ये दुर्दशा ना होती जो उनकी हुई है। तो ये जो विपक्ष ने एक तरीके से इस तरह पाले खींच करके प्रधानमंत्री का चरित्र हनन की कोशिश जारी रखे हुए है, इस पर जरा कुछ बताइए। देखें, एक बहुत बड़ा वर्ग है, आप इन्हें दोष नहीं दे सकते। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो प्रधानमंत्री को गाली सुन के खुश होता है, जो जनरल रावत की मौत को सेलिब्रेट करता है, जो अरुण जेटली और सुषमा स्वराज की मौत को सेलिब्रेट करता है, जो कोविड तक को सेलिब्रेट करता है। बहुत ढेर सारे ट्वीट सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं। एक नया चीज दावा की जा रही है प्रधानमंत्री को लेके कि साहब ये तो सुसाइड कर लेंगे। मैं आपको भेजूंगा ट्वीट्स।
तो अब सारी सीमाएं पार हो चुकी, सारी सीमाएं पार हो चुकी। ओंकार जी, मैं आपको बताऊं, एक आप ही के शहर के एक बड़े ज्योतिषी और जो कि अधिकारियों के सर्कल में बड़े फेमस हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हमको जानते हैं। तो वो यहाँ पे आए थे माघ मेले में और मेरी मुलाकात हुई। उसी तरह की बातें कर रहे थे, जब मोदी आत्महत्या कर लेंगे, हमेशा मतलब क्या क्या। तो मैंने उनको 2-3 बार सुना, मैं क्या बोलते रहते हैं भाई आप, कुछ तो उसका सर पैर हो, नाराज हो गए हमसे। लेकिन अब जो ये विरोध का सुर है, अब ये पागलपन और वहशीपन तक पहुंच गया। बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा दुर्भाग्य है ओंकार जी। ये मैं बार बार याद दिलाता हूँ कि जब भाजपा भी विपक्ष में रही है, बड़े लंबे समय तक विपक्ष में रही है, और भी ये पार्टियां विपक्ष में रही हैं। जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी जब हार गई तो उनके घर गए थे पूछने कि बेटी तुम्हारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो ऐसा नहीं है, बाकी लोग भी विपक्ष में रहे, बाकी लोग भी जीतते हारते रहे, पर ये एक सारी सीमाएं पार हो गई हैं। और कभी कभी तो मुझे नहीं समझ में आता कि साहब इसका वेयर एग्जैक्टली आर वी हेडिंग। लेकिन इसका दोष मैं कहीं ना कहीं उनको भी देता हूँ जो सब कुछ जान के। अब देखिए, मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि वीआईपी ट्रीटमेंट का आदी हो चुका था। हमने मीरा राडिया केसेस टेप सुने थे। ये लोग सरकार बनाते थे, सरकार गिराते थे, मंत्री बनवाते थे, मंत्री बर्खास्त करवाते थे, गवर्नर अपॉइंट करवाते थे, गवर्नर हटवाते थे। अब वो सारी ताकत इनके हाथ से निकल गई, तो अब ये बात उनकी बर्दाश्त के बाहर है। कैसे कैसे घटिया। अगर आपको याद होगा अजमेर कांड, आपको याद होगा, मतलब जिसमें कम से कम 1000-1500 लड़कियों की इज्जत लूटी गई थी। यस। और वो भी बाकायदा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से निकले हुए जो खादिम थे, वहां जाने वाली दरगाह पे जाने वाली, आज वो सब के सब वो यूथ कांग्रेस का लीडर था, अध्यक्ष था, वो जिले का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था। आज तक पकड़ा नहीं गया, तमाम लोग उसमें आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। जो दो चार लोग गिरफ्तार हुए वो बेल पा गए। एक मैं बहुत मुझको लगता है कि इस तरह के पोस्टर बाजी, ये इसलिए भी इनको करने में आनंद आता है क्योंकि इन्हें मालूम है कि बाहर एक बहुत बड़ी जनता है जो इसको सुनना चाहती है, जो इस तरह की बातों को पसंद करती है। जो राहुल गांधी जैसे नरेंद्र मोदी कांपने लग गया, ये सब दुनिया में कोई उसके लिए ऐसा नहीं बोलता। नरेंद्र मोदी कांपने लगा है, अरविंद केजरीवाल झूठा है, गद्दार है, नरेंद्र मोदी गद्दार, क्या मतलब कैसी बात है। उसी मुझे कह रहे, मैंने कभी कहा ही नहीं जाइए। एक तिहाड़ की बात हो रही थी ओंकार जी। आपने आप तो सवाल करते रहते हैं, मैं जवाब देता रहता हूँ। आज मुझे आज्ञा दीजिए, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आखिर जी। कोई आम आदमी पार्टी को ये क्यों नहीं याद दिलाता कि तिहाड़ जेल उन्हीं की सरकार के अंतर्गत आती है। गृह मंत्रालय होने के कारण सौरभ भारद्वाज आज की तारीख में तिहाड़ के जेल मंत्री हैं, और मुख्यमंत्री होने के कारण अरविंद केजरीवाल ओवरऑल तिहाड़ के मालिक हैं। अब देखिए, आज दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि साहब, उन्होंने पिछली बार कहा था कि आपने अपने इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर रखा, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि साहब, एक मुख्यमंत्री इतने लंबे समय तक फरार नहीं रह सकता, पूरा प्रदेश आपने बैठा दिया है, कोई फर्क, इतनी मोटी खाल है, कोई फर्क ही नहीं। मैं आपसे सर पूछ रहा हूं कि आखिर ये मुद्दा इनसे क्यों नहीं पूछा जाता कि साहब, तुम्हारी सरकार के अंतर्गत वो जेल आती है। सौरभ भारद्वाज जेल मंत्री हैं, अपने जमाने में सत्येंद्र जैन हुआ करते थे। एक समय ऐसा भी था कि सत्येंद्र जैन जेल में भी थे और जेल मंत्री भी थे। आज केजरीवाल आपने देखा है कि मुख्यमंत्री हो जेल में, आपने देखा है कि वहां जेल के अंदर कैसा इंतजाम है। कैदियों की ड्यूटी लगाई जाती थी सत्येंद्र जैन का हाथ पैर दबाने के लिए, मालिश करने के लिए। 5 स्टार होटल से सत्येंद्र जैन का खाना आता था, वो सब देखा है आपने। ये जेल में नहीं थे, क्या बढ़िया बिस्तर पे, क्या शानदार कमरा, यू सीन एवरीथिंग।
और आपने आम आदमी पार्टी सौरभ भारद्वाज का वो वीडियो भी देखा है जिसमें वो अपने पार्टी वर्कर से कह रहे हैं जेल जाने से मत डरना, जेल अपने अंडर में है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी व्यवस्था है वहां पे। वो भी वीडियो आपने देखा है। कोई इनसे पूछता क्यों नहीं कि यार तुम क्या जेल के, पर कोई इनसे नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। वो विकास का सारा काम रोक के जो विज्ञापन के पैसे दिए गए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम आपके विज्ञापन के पैसे जब्त कर लेंगे, आप पूरी दुनिया में विज्ञापन दे रहे हैं, आप विकास के लिए पैसा नहीं दे रहे। विकास का काम रोक के जो विज्ञापन के लिए पैसे दिए गए हैं, सबके मुंह पे ताला लगा है ओंकार जी। कोई उनसे ये नहीं पूछता कि क्या बोल रहे हो, किस पे कौन सा कैसा आरोप लगा रहे हो। तुम ही तो उसके मंत्री हो, तुम ही उसके मुख्यमंत्री हो। तुम आज सौरभ भारद्वाज चाहें तो 1 घंटे के अंदर तिहाड़ जेल का अब जेलर बदल जाए, अब होम मिनिस्टर है साहब, लेकिन आरोप लग रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मतलब ये बात आपको हास्यास्पद नहीं लगती सर? नहीं, जो मेरी सूचना है, इनका जो रोना धोना है वो समझ में आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो जो महाठग है चंद्रशेखर, उसका पूरा किस्सा सामने आया कि उसने जेल में रहते हुए बहुत बड़ी वसूली की थी रैन बैक्सी के जो प्रमोटर्स थे दोनों, उनकी बीवियों से करीब 300 करोड़ के आसपास। और उसने अपनी सुख सुविधा के लिए इनको पुजापा चढ़ाया था, करीब 10 करोड़ रुपया दिया था सत्येंद्र जैन के जरिए आम आदमी पार्टी को। इसमें मनीष सिसोदिया भी कटघरे में है, केजरीवाल भी, सत्येंद्र जैन भी। और इसके अलावा 50 करोड़ रुपया उसने दिया था आम आदमी पार्टी को एक डोनेशन के तौर पर कि साउथ इंडिया का उसको बड़ा नेता बना देंगे और राज्यसभा में भेज देंगे। तो वो केस भी चल रहा है, उसकी भी सीबीआई जांच की शुरुआत हो चुकी है। जब ये सारी चीजें सामने आई थी, सीसीटीवी फुटेज सामने आया था सत्येंद्र जैन का, तो एलजी ने और होम मिनिस्ट्री ने शिकंजा कस दिया था। इनका रोना ये है कि जो डीजी बैठे हुए हैं बेनीवाल साहब, शायद संजय बेनीवाल नाम है उनका, वो तो आईपीएस ऑफिसर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती है, वो हमारी सुनते नहीं है। तो इनका रोना धोना ये है कि अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, विजय नायर हो, ये सत्येंद्र जैन और जितने भी अब अरविंद केजरीवाल वगैरह हैं, इन सबको भी वही बेसिक चीज़ें जो हैं दे दी गई हैं जो बाकी कैदियों को दी जाती हैं। यानी इनको खास नहीं बनने दिया, आम आदमी बना दिया गया है। तो ये सौरभ भारद्वाज वगैरह जितने भी अब इस समय रो रहे हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं, केंद्र डेफिनेटली आईपीएस अधिकारी अपॉइंट करता है, पर उनका कैडर अलॉटमेंट होता है। इन दिस केस उनका कैडर दिल्ली स्टेट अलॉट हुआ है, राज्य सरकार के अंतर्गत वो आते हैं। ये बात मैं मानता हूं कि अगर ये उनकी बर्खास्तगी या उनको चेंज करने के लिए फाइल भेजें तो अल्टीमेटली वो फाइल एलजी अप्रूव करेंगे, लेकिन उसमें तमाम छोटे बड़े स्तर पे इतने ढेर सारे हजारों कर्मचारी है तिहाड़ में, ये सब उनके माई बाप हैं साहब, ये उनका कैरेक्टर रोल लिखते हैं, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग सब करते हैं। ये सिर्फ ड्रामा है, आप यकीन मान, जैसे आज वो कह रही थी आतिशी, मैं गई मिलने तो मैंने कहा सर आप कैसे हैं, उन्होंने कहा मेरी चिंता मत करो, मेरी तबीयत की चिंता मत करो, दिल्ली के लोगों का। आपको लगता है इस तरह की बातें होती होंगी? बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो प्रोपेगेंडा है, ड्रामा है, सहानुभूति अर्जित करने का सिर्फ एक, ये सब समझने लगे हैं। बिल्कुल, ये प्रोपेगेंडा, इनका जो पाखंड है, नौटंकी है, ये अब सबकी समझ में आ रही है। हाँ, एक वर्ग है दिल्ली का जो थोड़ा सहानुभूति रख रहा है अरविंद केजरीवाल से अभी भी, पर वो सहानुभूति इसलिए नहीं रख रहा है ओंकार जी कि वो अरविंद केजरीवाल को सही मानता है। वो सहानुभूति इसलिए रख रहे हैं, बहुत ढेर सारे लोग राहुल गांधी से, अरविंद केजरीवाल से इसलिए सहानुभूति रखते हैं कि उनको भाजपा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक चेहरा चाहिए। बस 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 बस। और वो चेहरा अगर चीन का है तो वो चीन से भी सहानुभूति रखते हैं ओंकार जी, आप जानते हैं। पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान से भी सहानुभूति रखते हैं, नाम लेके बाकायदा। फिर केजरीवाल और राहुल गांधी फिर भी भारतीय। मूल विषय पर फिर लौटता हूं और एक अंतिम सवाल आपसे पूछता हूं। आज प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि मेरी आवाज में भद्दी भद्दी चीजें डाल रहे हैं
और देशवासियों से अपील है कि फेक वीडियो नजर आते ही पुलिस और हमारी पार्टी को जानकारी दीजिए। ये कैसे, ये जो गंदगी फैलाई जा रही है, ये जो हिमाकत की जा रही है, लोगों का चरित्र हरण करने के गंभीर प्रयास शुरू हो गए हैं। क्या लगता है, क्या इलाज आपकी समझ में आता है और कैसे रुकेगी ये सब चीजें? ओंकार जी, आपको सीरियसली लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों से जानकारी चाहिए कि कहाँ कहाँ फेक वीडियो चल रहे हैं? उन्हें नहीं पता? अगर सोशल मीडिया में चल रहे हैं तो उन्हें पता है, बात कुछ और है। उनका ये जो बयान है, इस बयान के जरिए उन्होंने चेतावनी दी कि अब पुलिस कार्रवाई होगी। जब वो कहते हैं कि पुलिस को जानकारी दीजिए, तो उनका मतलब है अब पुलिस कार्रवाई होगी। और आपने देखा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम से लेके कहां कहां तक लोगों के खिलाफ एफआईआर भी हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही है। वो होनी भी चाहिए। देखें, आप ऐसा काम नहीं कर सकते जिसके चलते देश में आग लगे। एक जमाने तक आप कहते रहे CAA पिछड़ों की नागरिकता ले लेगा, दलितों की नागरिकता ले लेगा, आदिवासियों की नागरिकता ले लेगा, मुसलमानों की नागरिकता ले लेगा। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री गला फाड़ फाड़ के कहते रहे साहब कि इसमें नागरिकता लेने का नहीं देने का कानून है। और आप कहते रहे, कितना बवाल हुआ, कितना नाटक हुआ देश के। फिर उसमें भी एक कारण है क्यों हुआ। आपने सुना कि एक हमारे मुस्लिम नेता खड़े होकर कह रहे थे कि देखिए, आप ये मत सोचिए भाइयों कि आपके धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। जब आप धरना प्रदर्शन करोगे तो देश में एक अराजकता का माहौल होगा और विदेशी कंपनियां भाग जाएंगी और भारत में पैसा नहीं आएगा, तो मोदी खाली हो जाएगा, हार जाए। अब सोचिए, ये थॉट प्रोसेस है। आज मैं देख रहा था संभल में अखिलेश यादव खड़े हुए थे और अखिलेश की प्रेजेंस में सपा नेता भाषण दे रहे हैं कि भाइयों, हमको मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और मोहम्मद शहाबुद्दीन की कुर्बानी को नहीं भूलना है। शफीकुर रहमान बर्क के जो नाती हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, वो खुद कह रहे हैं कि हमको अतीक अहमद, मुख्तार भाई और शहाबुद्दीन की कुर्बानी को नहीं भूलना है। ये अपराधी उनको कुर्बानी देते हुए नजर आ रहे हैं। सीरियसली, तो एक जो लोग अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिसने सगे भाइयों को तेजाब से नहला के मार दिया, ऐसे लोगों, जिसने दलित JNU के एक दलित अध्यक्ष को सरेराम गोली मार दिया था, आपको याद होगा, चंदू को, चंद्रशेखर को, जो लोग उनको मसीहा बता रहे हैं, जो उनकी मौत को कुर्बानी बता रहे हैं और जो लोग उनके नाम पे समाज को उद्वेलित कर रहे हैं, इनसे क्या ही उम्मीद हो सकती है कि वो प्रधानमंत्री या किसी गृह मंत्री किसी को बख्शेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, इतना समय निकालने के लिए और कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सर।